की तरफ से चलिए वापस आउटलुक 2023 की ओर। आज हम बातचीत करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की कि 2023 किस तरीके का रह सकता है। 2022 तो सेक्टर के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा है। पूरे देश में अलग अलग इलाकों में भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो 2023 में क्या उम्मीदें हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिनको मुंबई में लोढ़ा के नाम से भी जानते हैं, कंपनी के CSO प्रशांत बिंदल जी मेरे साथ हैं। प्रशांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे अपनी इस बातचीत में कि 2023 नया साल जो शुरू हो रहा है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए किस तरीके का रहने वाला है, क्या चैलेंज, क्योंकि 2022 तो बहुत ही बढ़िया गया है। और अगर आंकड़ों के नज़रिए से भी देखें तो रिकॉर्ड बना रहा है, इसमें करीब करीब 45 करोड़ स्क्वायर फीट इस साल में डेवलप किया गया, बनाया गया, जो कि एक दशक का सबसे ऊंचा स्तर है। और इसके अलावा अलग अलग इलाकों में आप देखें तो जो प्राइस राइज है, हालांकि वो दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त प्राइस राइज हुआ, लेकिन मुंबई भी उसमें पीछे नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी प्राइस भी देखने को मिली है। तो सर, पहले एक क्विक कमेंट कि 2022 कैसा रहा, फिर हम उसकी बुनियाद पे 23 की चर्चा करेंगे। नीरज जी, धन्यवाद। यदि आप देखें तो केवल 2022 ही नहीं, रियल एस्टेट के अंदर जो वृद्धि का चरण प्रारंभ हुआ था नीरज जी, अगर आप याद रखें तो 2020 अक्टूबर में हुआ था। और 2020 से क्वार्टर बाय क्वार्टर, साल दर साल इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही आई है इस विकास में। और इसमें और ये हमको लगता है कि आने वाले 5 से 7 वर्ष जो हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ही आकर्षक होने वाले हैं। और ये सबके लिए, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि आप देखें किसी भी देश की रियल एस्टेट में, किसी भी देश की इकोनॉमी में अगर आप रियल एस्टेट का योगदान देखें तो जो भी देशों ने बहुत अच्छी प्रगति की है उसमें रियल एस्टेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और अगले 5 वर्ष बहुत ज्यादा आकर्षक रहने वाले हैं। पिछले 9 क्वार्टर जो हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अगले आने वाले 15-16 क्वार्टर भी बहुत अच्छे रहने की संभावना है। तो 2023 इस कड़ी में जिस तरह से गति प्रदान रही है पिछले 9 क्वार्टर में, वही गति हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले 2022 में भी रहेगी। ओके, 2023 में भी। जी प्रशांत सर, ये जो नंबर्स हमारे सामने है, जो इंडस्ट्री के नंबर है बेसिकली ये, तो उसमें इन्वेंट्री बहुत तेज़ी से गिरी है, नए लॉन्चेस भी बहुत हुए हैं। अलग अलग इलाकों में अगर हम लोग देखें तो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली है प्राइस के हिसाब से भी। तो ये जो मोमेंटम है सर, ये काफ़ी मतलब हमने कहा ना, एक डेकेडल हाई के मोमेंटम पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये मोमेंटम आपको लगता है 2023 में ऐसे ही बरकरार रहेगा या थोड़ा टेपर डाउन होकर के? हमें उम्मीद है कि इससे बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर आप देखें कि हम 2020 से ये बात कर रहे हैं। देखिए 2020 में जब अक्टूबर में ये मोमेंटम चालू हुआ था तब बोला था 2021 में क्या रहेगा, तो 2021 2020 से बेहतर था, और 2022 2021 से भी बेहतर रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता हैं उन्होंने एक बड़ी विशिष्ट कुछ गुण दिखाए हैं, जिसकी वजह से एक तो जो हाउसिंग के प्रति जो उनका आकर्षण है तेजी से बढ़ा है, और दूसरा कारण यह है कि बड़े ब्रांड्स के प्रति जो, अगर आप देखिए, जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है, जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, वो जैसे बाकी क्षेत्रों की तरह रियल एस्टेट में भी जो बड़े ब्रांड्स हैं, जिस शहर में जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि कंज्यूमर्स को घर चाहिए, वक्त पे घर चाहिए, और उत्कृष्ट कोटि के घर चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस उनको बड़े डेवलपर से ही आता है। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा है जिसकी वजह से वैल्यू में बड़ी वृद्धि आई है, जैसे अगर आप, जैसे मुंबई में हम प्राय सभी प्राइस पॉइंट्स पे अवेलेबल हैं, 35 लाख से लेके 50 करोड़ तक, और हर श्रेणी में है, जैसे अफोर्डेबल है, प्रीमियम है, लग्जरी है, सुपर लग्जरी है। तो हर जगह के ऊपर एक परिवर्तन आया है। अगर अफोर्डेबल सेगमेंट में पहले एक 1 BHK जो था वो 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, वो 2 BHK जो है वो अब 70% कॉन्ट्रीब्यूट करने लगा है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह से प्रीमियम कैटेगरी में अगर दो BHK, अगर ज्यादा, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, वहां पे 3 BHK की तरफ पूरा मोमेंटम बढ़ गया है। तो लोगों को बड़े घर चाहिए, बालकनीज, डेक वाले घर चाहिए, रेडी टू मूव इन घर चाहिए। तो ये सब जो 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 भोक्ता है उन्होंने अपने जो कुछ जो दिखाए हैं अपने गुण, उसकी वजह से ये लगता है कि इस कैटेगरी के अंदर ग्रोथ जो है वो
बहुत दूर तक जाएगी। प्रशांत सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने की। अब मेरे को ये समझाइए कि ये बात हमने भी नोटिस की थी पिछले 2-3 सालों में कि लोग बड़े घर की तरफ गए हैं, 2 BHK, 3 BHK, प्रीमियम, ब्रांडेड, इन सब की तरफ लोगों का रुझान हुआ और नंबर्स उसको जस्टिफाई भी करते हैं। आपके पास चूंकि बहुत डेटा रहता है क्लाइंट प्रोफाइल का, फुटफॉल का, मैं ये समझना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो फैक्ट है कि ऐसा नहीं हुआ कि जॉब ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल हो गई हो तो लोग एकदम मकान खरीदने के लिए उतावले हो रहे हैं। क्या रीज़न है इसके लिए? क्या साइकोलॉजी में कुछ चेंज आया कि नहीं, मेरे को बड़े घर ही चाहिए? क्या रीज़न क्या था इतने बड़े बड़े घर लोग ले रहे हैं? तो देखिए क्या रहा है कि देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में वो ग्रोथ की तरफ तैयार बैठा ही था। देखिए पिछले 4-5 वर्षों में 2020 से पहले बहुत अच्छी चीजें हुई रियल एस्टेट सेक्टर में। देखिए गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए, जैसे रेरा आया, उससे कॉन्फिडेंस ये आया कि आपको घर वक्त पे मिलेगा। और दूसरा क्या हुआ कि जो रेडी टू मूव इन घर है उसमें जीएसटी 0 हो गया। जीएसटी, रेरा, इन सब चीजों से रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा पारदर्शिता आई। और उस पारदर्शिता से, और उसके बाद कोविड एक ऐसा फैक्टर था जिसमें जो ट्रिगर चाहिए था, वो ट्रिगर जो है वो कोविड के बाद आया कि लोगों को बड़े घर चाहिए। जैसे पहले डेक या बालकनीज की बंबई के अंदर इतनी डिमांड नहीं थी क्योंकि लोग उसका पैसा नहीं देना चाहते थे, अब ज्यादा पैसा देकर भी लेना चाहते हैं। तो ये सब एक ट्रिगर चाहिए था। 4-5 सालों से कंसोलिडेशन हो रहा था उस सेक्टर में और वो उठने के लिए तैयार ही था। और जिन डेवलपर्स ने पैसा खर्च करके घर बनाए, जैसे रेडी टू मूव इन घर, जहां पे घर उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। जैसे हमारे अधिकांश क्षेत्रों में हमको बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि जल्दी से जल्दी घर बना के दें, क्योंकि हमको भी मालूम है घर बनने के करीब आता है वो तुरंत बिक जाता है। और अंडर कंस्ट्रक्शन जो लॉन्च होते हैं वो बिकते हैं, लेकिन रेडी टू मूव इन या लोगों को जो अगर दिखता है कि 1 से 2 साल के बीच में बिक जाएगा, मिल जाएगा, वो बहुत तेजी से बिक जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट हो रहा था और कोविड ने एक ट्रिगर का काम किया जिससे लोग बड़े घर की तरफ उन्मुख हो गए। ओके सर, 2023 में फिर आप बिग लॉन्चेस की तैयारी कर रहे होंगे क्या? कुछ अंदाजा दीजिए कितने लॉन्चेस आप करने वाले हैं? तो देखिए अभी अगर हमको बड़े नंबर करने हैं, अगर हर साल 15-20% की ग्रो करनी है, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो भी है। देखिए लेकिन किसी भी बिजनेस में एक बड़ा आवश्यक होता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कितना बिजनेस करते हैं और नए प्रोडक्ट से कितना बिजनेस करते हैं। तो हमें उम्मीद यही है कि जो भी हम बिजनेस करें उसमें लगभग 30 से 35% बिजनेस जो है वो हमारे रेडी टू मूव इन घर से हो जाए और 30 से 35% बिजनेस जो है वो जो अगले 2 से 3 साल में हम देने वाले हैं उससे हो जाए और 25 से 30% बिजनेस जो है वो नए लॉन्चेस से हो जाए। तो उसी तरीके से हम प्लानिंग करते हैं, उससे मार्जिन भी बनते हैं और सेल भी बनती है। और क्योंकि अकेली टॉप लाइन ही जरूरी नहीं होती, वो किस तरह की क्वालिटी टॉप लाइन भी आवश्यक होती है जिसमें मार्जिन वही बिजनेस आकर्षक रहता है। प्रशांत सर, एक चैलेंज मुझे दिखता है, जो मैंने पढ़ाई की है उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ब्याज दरें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो अब लोन, चूंकि तब बिग टिकट साइज होता है हम मकान कि लोग लोन लेके खरीदते हैं, तो ऐसा कहा है कई जगहों रिपोर्ट में आया कि जब 9% से ऊपर EMI होम लोन निकल जाए, और अब तो कई जगहों पे 9.5-10 तक है, चूँकि जिनकी सिबिल नहीं अच्छी हो 10% देना पड़ेगा। तो क्या ये एक आने वाले समय में हेडविंड है कि 10, मतलब अभी देखिए जो 650 रुपये EMI देते थे पर 1000, अब वो 1000 रुपये दे रहे हैं, यानी 35% आपकी EMI बढ़ गई, सीधे 35 ऊपर गई। तो क्या ये एक चैलेंज नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमतें भी बढ़ी हैं और EMI भी बढ़ गई है? नीरज जी, आपने बिल्कुल सवाल सही किया। देखिए हमने ये देखा है कि देखिए आज से 2 साल पहले 6.5% के करीब या 7% जो है वो इंटरेस्ट था। आज से लगभग अभी 8.5% के तक इंटरेस्ट आ गया है। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर 9% आता है तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि जो आप कंज्यूमर, अगर आप खुद भी एज अ घर खरीदने जाएं तो देखिए होम लोन जो होता है वो लगभग 25 से 30 वर्ष का होम लोन होता है। और अंदर जो इमीडिएट EMI कितनी होती है, वो जब एक व्यक्ति घर खरीद रहा होता है तो उस समय वो उसकी शायद जिंदगी का सबसे बड़ा परचेज होता है। उसमें EMI आवश्यक, यस वो कैलकुलेट जरूर करता है, लेकिन में उसको क्या हो रहा है। और अब देखिए हमें ये लगता है हमारा है कि इंटरेस्ट रेट अभी पीक कर गए हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़े और बढ़ जाएंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट के अंदर जो गति बढ़ रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगी है। और हमें लगता है कि अगले वर्ष, अगर हम इस साल बात कर रहे होंगे 2024 की आउटलुक के बारे में, तब तक इंटरेस्ट रेट काफी हद तक सुधर गए होंगे। 9% से ऊपर जाने पे हमें लगता है थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा,
लेकिन ये बहुत बड़ी एक बड़ा फैक्टर नहीं होता, क्योंकि लोगों को पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी 25 से 30 साल की ईएमआई के बारे में कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर जॉब ग्रोथ बिल्कुल रहे और 10% के करीब सैलरी ग्रोथ रहे तो हमें ये लगता है कि ये ग्रोथ कंटिन्यू रहनी चाहिए। सर 50-75 लाख का मकान मिलता कहाँ मुंबई में? मुंबई के बाहर जाना पड़ेगा है ना, मुंबई से कम 60-70 किलोमीटर दूर। तो इसलिए मुंबईकर को थोड़ा सा और सोचना पड़ता है। एक सवाल और सर, पिछली बार जब रियल एस्टेट का बूम आया था, मेरे ख्याल में 2001-2 से शुरू हुआ होगा, 2008-9 तक बढ़िया चला था, 8 के बाद से फिजल आउट होना शुरू हुआ था। उस बूम में एक बड़ा पार्टिसिपेशन था इन्वेस्टर का, जो सिर्फ इन्वेस्टर था, रियल बायर नहीं था, उसको घर नहीं चाहिए होता था। क्या इस बार के इस बूम में, जो कि 1-2 साल आप कह रहे हैं, 2020 से अब तक 2 साल हो चुके इस बूम के, इन्वेस्टर आया क्या? तो देखिए, अभी तक अगर आपको हम जितना भी हमने कंज्यूमर एनालिसिस किया है, देखिए रेडी टू मूव इन घरों के प्रति इतना आकर्षण ये दिखाता है कि अभी तो जितने भी कंज्यूमर खरीद रहे हैं वो घर खरीदने के लिए ले रहे हैं, तो रहने के लिए ले रहे हैं। इन्वेस्टर अभी इसमें बहुत अधिक नहीं हमको दिखाई दिया है। शायद अगले 2 से 3 वर्षों के अंदर इन्वेस्टर्स भी आने की संभावना है, लेकिन अभी तो जो जितना भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है वो जो वास्तव में घर चाहते हैं उनसे हुई है, जो हमारा मानना है। और आगे भी अगले 2 वर्षों तक हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी ग्रोथ यहीं से आने वाली है, ये कंटिन्यू रहेगी। इन्वेस्टर्स शायद अगर और इसमें जैसे जैसे ग्रोथ देखते रहेंगे तो इन्वेस्टर्स भी आएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल सारी ग्रोथ जो है वो रियल जेन्युइन होम बायर्स की, होम बायर। बट ये बताइए सर, वो इन्वेस्टर इतना चतुर होता है, इतना चालाक होता है कि वो तो पहले भांप लेता है, ग्रीन शूट्स देख लेता है कि ये पैसा बनने वाला तो वाला, अब वो 2-3 साल रैली के बाद क्यों आएगा? उसको लगेगा अब तो सब खेल हो गया। और मेरा मानना ये है कि अगर आप देखिए कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हमारा मानना है कि अभी तो सिर्फ प्रारंभ है। ओके, अभी तो सिर्फ प्रारंभ है। अगले 5 से 7 वर्ष जो है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। अभी आरंभ है, क्लाइमैक्स बहुत प्रचंड होगा, राइट? अभी प्रारंभ है बस। ओके प्रशांत सर, अच्छी बातचीत रही और आपने काफ़ी इंसाइट दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2023 सभी के लिए बहुत अच्छा रहे और जो होम बायर्स हैं उनको भी अच्छे रेट्स पे अच्छे मकान मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नए साल की बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं मार्केट का क्या हाल चाल है। 171 पॉइंट ऊपर निफ्टी।